सुना नहीं सकता, आप रो देंगे। और ये अत्याचार चलते रहे 250 साल। एक तरफ लूटा, एक तरफ अत्याचार किया। और अत्याचार इतने क्यों किए अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों को एक बात भारतवासियों के बारे में पता चली थी, जिसको वो बार बार कोट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो ये कहा करते थे कि भारतवासी मरने से नहीं डरता, कभी भी मर जाएगा उसको बिल्कुल डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्जन्म है, दोबारा फिर पैदा होगा, इसलिए मरने से तो नहीं डरता। भारतवासी अगर डरता है तो दर्द से डरता है, पीड़ा से डरता है। तो मारो मत इसको, दर्द दो, पीड़ा दो, जितने दे सकते हो उतने। मार दोगे तब तो वो मर ही गया, क्या है फिर? दर्द इतना दो, पीड़ा इतनी दो इसको कि ये तड़पे। ये उनका उद्देश्य था। और इस दर्द और पीड़ा को देने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी। अंग्रेजों ने एक पुलिस बनाई हुई थी, जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 में लाया ये कानून उन्होंने। तो पुलिस बनाई उन्होंने इसी दर्द और पीड़ा को देने के लिए। और उस पुलिस की मदद से वो जो दर्द दिया करते थे भारतवासियों को, डंडे से मारना, लाठी से पीटना, बंदूक की बट से मारना, बंदूक के सामने एक चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना, जबरदस्ती भारतवासियों के मुंह में गाय का मांस भर देना, मुसलमानों के मुंह में सुअर का मांस भर देना, ये सब पुलिस किया करती थी। इंडियन पुलिस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, उसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये थी कि हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, माने अत्याचार का अधिकार है। और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है, माने अपने को बचाव का अधिकार नहीं है। ये कानून था। ये कानून 1860 से 1947 तक लगा रहा। टैक्स सिस्टम के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, ये कानून तो थे। इन कानूनों की मदद से जो टैक्स इकट्ठे करने वाले अधिकारी होते थे, उनकी फौज खड़ी की उन्होंने। एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने, जिसको आजकल हम डीएम कहते हैं। ये पहले कलेक्टर था। कलेक्टर का मतलब है जो धन इकट्ठा करके दे। COLLECT, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। कमीशन शब्द है ना ये अंग्रेजी का, उसमें से आया कमिश्नर। कमिश्नर जो होते थे ना, उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको कमीशन पे रखा जाता था, इसलिए वो थे कमिश्नर। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूं। कमिश्नर क्यों बनाया, कलेक्टर क्यों लाया? कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए। तो कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, फिर उसके नीचे तहसीलदार था, फिर नायब तहसीलदार था। अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था। और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ इस देश में। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की फौज खड़ी की। उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए। और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए। और ये सब कानून बना के किया, ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं, भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे। अगर ऐसे में आपको लूटूं तो आप चिल्लाओगे, लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? हाँ, मैं जब लूटूंगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए, तब वो इल्लीगल नहीं होगा, तब सब कुछ लीगल होगा। तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के।
मारो कानून बना के, पीटो कानून बना के, अत्याचार करो कानून बना के, और सारी दुनिया को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। यही कहा जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ लूटने के हों, अत्याचार करने के हों, उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है? उनको मेंटेन करने का माने है लूट और अत्याचार। तो ये सब चला। फिर इस लूट और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हुआ इस देश में। वो संघर्ष आप सभी जानते हैं, 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक चला, और उसमें 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हो गए उस संघर्ष में। सबसे पहले शहीद थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे से शुरुआत हुई। और शुरू कैसे हुआ ये संघर्ष की कहानी? अंग्रेजों ने जब ये अत्याचार किए इस देश पर, तो सबसे बड़ा अत्याचार किया गाय पर। ये जो रॉबर्ट क्लाइव आया ना, इसने देखा कि भारत के किसानों के लिए सबसे उपयोगी अगर कोई चीज है तो वो गाय है। तो गाय को काटो, क्योंकि वो भारत के किसान के लिए उपयोगी है, इसलिए काटो। क्योंकि किसान के लिए कोई चीज उपयोगी रखनी नहीं, क्योंकि किसान को गुलाम बनाना, सीधी सी बात। और गुलाम वही होगा जो कमजोर होगा। तो किसानों को कमजोर करने के लिए गाय को काटना जरूरी है, क्योंकि किसान जो पैदा करता है खेत में वो गाय की मदद से होता है, गोबर, गोमूत्र आदि आदि। और उस समय यूरिया, डीएपी तो था नहीं, और गोबर गोमूत्र से इतनी पैदावार होती थी कि दक्षिण भारत में 1 एकड़ में 56 कुंटल धान होता था, गोबर और मूत्र से। आज सारी दुनिया में यूरिया, डीएपी डालकर 1 एकड़ में 30 कुंटल से ज्यादा धान नहीं आता, और अंग्रेजों के पहले इस देश में 56 कुंटल धान होता था गोबर और मूत्र से। तो अंग्रेजों को लगता था किसान बहुत समृद्धशाली हैं, और ये किसान चूंकि समृद्धशाली थे इसलिए लड़ते थे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को पसंद नहीं थे भारत के किसान, क्योंकि 1857 की लड़ाई में सबसे बड़ा मोर्चा किसानों ने लिया। 4.5 करोड़ किसान लड़े थे 1857 की लड़ाई। और किसानों ने क्या किया था? अंग्रेजों की गर्दनें काट दी थी, तलवार से, हसिया से, खुरपी से, खुरपे से। गुस्सा बहुत था किसानों में। तो अंग्रेजों को यह लगा कि ये किसान फिर खड़े हो जाएं, फिर मजबूत हो जाएं, फिर हमको मारें पीटें। अंग्रेज 3,64,000 मारे गए थे 1857 की लड़ाई। आपको हैरानी होगी जानकर, कुल जितने अंग्रेज भारत में थे उसका 90% मारे गए थे 1857 की लड़ाई। इतनी बड़ी लड़ाई थी। जितने अंग्रेज कुल थे इस देश में, उसके 90% मार डाले किसानों ने। तो डर लग गया अंग्रेजों को किसानों से। तो अंग्रेजों ने कहा किसानों पे ही अत्याचार सबसे ज्यादा करो। तो किसान की गाय दिखी उनको, तो गाय काटो, क्योंकि ये किसान को मदद करती है। तो गाय काटने का कत्लखाना खोला। अनऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहले गाय कटवाई इस देश में रॉबर्ट क्लाइव ने, और ऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहला कत्लखाना भी अंग्रेजों ने खोला कलकत्ता में, मोरी ग्राम में। और उस कत्लखाने में अंग्रेजों के जमाने में रोज लगभग 300 गाय कटती थी। फिर उस कत्लखाने जैसे कई कत्लखाने खोले, 3,000 गाय कटने लगी, फिर 30,000 कटने लगी, फिर 33,000 तक आंकड़ा पहुंचा रोज। अब गाय काटकर किसानों को नुकसान पहुंचाना ये एक उद्देश्य, क्योंकि गाय कटेगी तो बैल नहीं रहेंगे, गोबर नहीं रहेगा, मूत्र नहीं रहेगा, किसान मोहताज हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और दूसरा, अंग्रेजों को गाय का मांस पसंद आ गया, तो मांस वो खुद खाते थे, गाय भारत में कटवाते थे। ये खेल चला। और पहला कत्लखाना जो अंग्रेजों ने शुरू किया मोरी ग्राम में, वो अभी तक चल रहा है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों के जमाने में उस कत्लखाने में 300 गाय रोज कटती थी, अब वहां 14,000 गाय रोज कटती हैं इस समय। कैसे कटती हैं? कानून से कटती हैं जी। कानून से होता है सब काम, ध्यान देना इस देश में। बिना कानून कुछ नहीं होता, सब कुछ कानून से होता है। गाय काटने का कानून है इस देश में। और कानून कैसा विचित्र है कि गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, आपको कानून है।
लेकिन उसकी गर्दन पे आरी चला के उसकी बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि ये भी कानून है। दोनों कानून है इस देश में। गाय पर अत्याचार नहीं कर सकते डंडा मार के, उसकी गर्दन काट सकते। ये अंग्रेजों की परिभाषा है अत्याचार की। वो कहते हैं डंडे से मारना अत्याचार है, लेकिन गर्दन से काटना और झटके से काटना वो अत्याचार नहीं है। तो उस कानून से गाय कटती है। अब 14,000 कटती है, पहले 300 रोज कटती थी। फिर अंग्रेजों ने सारे भारत में जहां जहां उनकी फौज रहती थी हर जगह कत्ल खाने खोले। जब अंग्रेज गए भारत से तो 350 कत्ल खाने छोड़ गए इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हो चुके हैं कानून से। ध्यान देना, बिना कानून के नहीं है, कानून से गाय कट रही है धड़ल्ले से। और उसका मांस पहले अंग्रेजों को भेजा जाता था खाने को, अब दुनिया भर के देशों को भेजा जाता है खाने को, अमेरिका यूरोप के देशों में जाता है। तो ये गाय काटना जब अंग्रेजों ने शुरू किया तो इसमें मंगल पांडे को गुस्सा आया, और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी। वो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। उसने क्या आदेश दिया था कि गाय को काटा जाए, उसका मांस निकाल के उसमें से तेल निकाला जाए, मांस में से वो तेल कारतूस पर लगाया जाए, और ये कारतूस सभी हिंदू जो सिपाही है उनके मुंह में डाल के खोलने के लिए मजबूर किया जाए, और इनके मुंह से गाय का मांस लगे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो। ये था उद्देश्य। तो जब मंगल पांडे को पता चला तो गुस्सा आ गया, तो मार दी गोली मेजर ह्यूसन को। फिर एक और गोली मारी, उसका एक दूसरा अधिकारी मारा गया, और फिर बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई मंगल पांडे को, और उस दिन से आग लग गई पूरे देश में। फिर भारतवासियों का गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि हमारी गाय को एक तो अंग्रेज काट रहे हैं, उसको बचाने का काम कोई करे तो अंग्रेज फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो अब इन अंग्रेजों को ही मारो और काटो और इनको भगाओ भारत से। तब देश में संग्राम हुआ, और उस संग्राम में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए, और अंग्रेजों में घबराहट पैदा हो गई, और अंग्रेजों में डर ये हो गया कि अगर ये संग्राम ज्यादा दिन चल गया तो हम तो खत्म, हमारी तो सत्ता गई, साम्राज्य गया। तब अंग्रेजों ने याद किया अपने उन राजाओं को जो उनके मित्र हुआ करते थे, और कहा कि अपनी मदद दो हमें। तो भारत के जो राजा अंग्रेजों के मित्र थे, जैसे जीवाजीराव सिंधिया, जैसे महाराज पटियाला, जैसे महाराजा जींद, जैसे निजाम हैदराबाद, ऐसे 20 राजाओं ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी, पैसे अंग्रेजों को दिए, और उनकी मदद से फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक समय तो इतिहास में ऐसा आया कि 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया। 350 जिले आजाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से। 1 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई, सब जगह मारे गए, सब जिंदा ही नहीं बचे। फिर भारत के राजाओं ने जो दोबारा अंग्रेजों को मदद दी, उसमें से उनकी ताकत बढ़ी, और फिर उन्होंने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक ही कहानी सुनाता हूं। बिठूर नाम का एक गांव है कानपुर के पास। भारत की आजादी की लड़ाई की योजना इसी गांव में बनी सबसे पहले, क्योंकि नाना साहब पेशवा उस गांव में रहा करते थे। तो अंग्रेजों ने इस गांव में ऐसा कत्लेआम मचाया कि 3 महीने के बच्चे से लेकर 94 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोगों को एक दिन में काट दिया अंग्रेजों। पूरा बिठूर उन्होंने नर विहीन कर दिया था, खाली हो गया था पूरा बिठूर। और 1 सितंबर 1857 तक जो देश आजाद हो गया, वो फिर अंग्रेजों की गुलामी में फंस गया। और दोबारा जब अंग्रेजों की गुलामी आई, तब अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत दोबारा से कभी हमारा विरोध ना करे, इसके लिए अत्याचार और ज्यादा करो। तो पुलिस बनाई, सेना लाई, फिर ये इनकम टैक्स लाया, फिर सेंट्रल एक्साइज लाया, फिर सारे तरह के डिपार्टमेंट खड़े कर दिए इस देश में, और सब कुछ हमारा छीन के खत्म कर दिया हमको।
फिर हमने दोबारा लड़ा अंग्रेजों से। 1857 में एक बार हम परास्त हुए, फिर 1870 में हम संगठित हुए, फिर हमने लड़ाई लड़ी। और 1870 की ये जो लड़ाई हुई, इसमें भारत के एक महान सन्यासी का सबसे बड़ा योगदान था, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1857 की क्रांति में नाना साहब पेशवा की कहानी हम जानते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। 1870 तक परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने फौज खड़ी कर दी पूरे देश में। आर्य समाज, औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन तो 1875 में हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से काम इसका 1870 से ही शुरू हो गया। और फिर आर्य समाजियों ने लड़ाई लड़ी और 1894 तक लड़ते रहे अंग्रेजों से, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे। फिर 1894 में लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की और 1920 तक वो लड़ते रहे। लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऐसे कई क्रांतिकारी थे। फिर 1920 में महात्मा गांधी ने कमान संभाली और गांधी जी ने फिर पूरे देश को खड़ा किया और वो 1947 तक लड़ते रहे। बीच में भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी अध्याय जुड़ा, वो सब आप जानते हो। जब हम 47 में आजाद हुए 15 अगस्त को, तो महात्मा गांधी को किसी ने पूछा, और वो कोई नहीं था, बीबीसी का एक रिपोर्टर आया गांधी जी से इंटरव्यू लेने, और उसने पूछा, बापू अब तो देश आजाद हो गया, अब आप किससे लड़ोगे? अंग्रेज तो चले जाएंगे, अब आपकी लड़ाई किससे होगी? तो गांधी जी ने कहा, अभी देश आजाद नहीं हुआ, अभी तो खाली अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं। अभी तो अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो नियम है, इनको हमें बदलना है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो उसको समझ में नहीं आया बीबीसी के रिपोर्टर को। तो गांधी जी ने उसको और हल्का करके समझाया कि देखो, अगर अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं, मेहमान बनकर, हमारे मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको। लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ ये जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, जिसको गांधी जी कहते थे अंग्रेजियत, गांधी जी ने अंग्रेजियत को परिभाषित किया, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों का तंत्र, ये सारा अंग्रेजियत। तो गांधी जी ने कहा, इस अंग्रेजियत से अभी लड़ना है, लड़ाई तो अभी बाकी है, शुरू होगी अब। और गांधी जी जैसे जितने भी उस जमाने में जीवित क्रांतिकारी थे, सबका उद्देश्य था अंग्रेजियत से लड़ना है, इसको हटाना है। दुर्भाग्य क्या हुआ इस देश का, आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गई। जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिए हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी, उनको मार डाला। फिर क्या हुआ, अंग्रेजियत की लड़ाई छूट गई, फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए। पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना, कोई सिद्धांत से नहीं बना पाकिस्तान। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे, तो दोनों ने अलग अलग देश बना लिए प्रधानमंत्री होने के लिए। ये था लड़ाई, पाकिस्तान का बंटवारा। और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई, व्यवस्था की नहीं रही। धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है। हम फिर सत्ता में डूबते चले गए और आज हम 63 साल के बाद यहां खड़े हैं, तो दुख से ये कहना पड़ता है कि वो सब कानून अभी भी इस देश पर लदे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे और लगाए थे। टैक्स का वो सिस्टम जो अंग्रेजों ने लूट के लिए इस देश में बनाया और व्यापारियों को बेईमान बनाने के लिए, वो टैक्स का सिस्टम अभी भी लदा हुआ है इस देश पर। बस अंतर इतना है, अंग्रेजों के जमाने में 23 तरह के टैक्स लगते थे, अब आजादी के 63 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगते हैं इस देश में। अंग्रेजों ने जो पुलिस का कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, वो आज भी लदा हुआ है इस देश पर। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए 34,735 सब लगे हुए हैं, एक भी कानून नहीं हटाया इस देश की सरकारों ने। अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, डलहौजी ने, वो अभी भी लगा हुआ है इस देश पर। मतलब ये
कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं आई। स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है, सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल छोटी चीज होती है। सत्ता आई माउंटबेटन के हाथ से नेहरू जी के हाथ में, माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया, यही मतलब। स्वतंत्रता तो नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हो? तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है। अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा। अब 63 साल में ये जो काले अंग्रेज बैठ गए इस देश में, उन्होंने टैक्स लगा लगा के आपसे 258 लाख करोड़ लूट लिया है। आप टैक्स भरते हैं, मैं टैक्स भरता हूं। डायरेक्ट टैक्स 2 हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 62 हैं। सारे टैक्स में कुल मिलाकर आप 100 रुपए में 70 रुपए दे देते हैं, माने 100 रुपए की आमदनी में 70 रुपए टैक्स में चला जाता है। ये टैक्स इकट्ठा होकर सरकार के हाथ में आता है। एक साल का कुल टैक्स 20 लाख करोड़ है आज, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर पालिका का। कुल 20 लाख करोड़ के टैक्स में 17 लाख करोड़ हर साल लूट जाता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। राजीव गांधी कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी से 1 रुपए टैक्स लेता हूं और बदले में वही 1 रुपया उस गरीब आदमी को देता हूं तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। ये आज की कहानी है। माने 20 लाख करोड़ का हम टैक्स भरते हैं, 17 लाख करोड़ लुट जाता है। अब ये लुटकर कहां जाता है? पहले अंग्रेज टैक्स का पैसा लूट के लंदन ले जाते थे, अब ये काले अंग्रेज लूट का पैसा लेके स्विट्जरलैंड चले जाते। अब समझ में आया स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों है। क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लूट लूट कर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अगर जमा होगा तो वो तो अमीर होने ही वाले हैं। और आपको मालूम है स्विट्जरलैंड की बैंकों में कुछ नियम है। जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं, वो कोई भी ब्याज नहीं देते उस पैसे पे, और हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दुनिया भर को कर्ज में देती है और उससे ब्याज लेती है, उससे उनकी आमदनी है। दूसरा, हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं, अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है, नॉमिनी को वो नहीं मानते। और तीसरा, हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाएं स्विट्जरलैंड की बैंकों में, कभी मना नहीं करते जमा करने को। रात के 2 बजे भी जमा कर लेते, कभी भी चले जाओ, 24 घंटे काम करती हैं बैंकें। तो ये नेता लूट रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंकें हैं। और अभी पता चला कि स्विट्जरलैंड दुनिया में एक देश है जहां काला धन जमा होता है। ऐसे 70 देश और हैं दुनिया में जहां काला धन जमा होता है। पनामा नाम का एक देश है, पनामा। ट्रिनिडॉड नाम का एक देश है, टोबैगो नाम का एक देश है। ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां काला धन ही जमा होता है। और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धन ही है। अब वो जाके जमा हो रहा है, हर साल 17 लाख करोड़ ये लूट रहे हैं। अब तक हमने जो हिसाब निकाला 63 साल आजादी के बाद का, उसमें नेताओं ने 258 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है और विदेशी बैंकों में जमा कर लिया। और जिन बैंकों में ये पैसा जमा है उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास, भारत की इतनी रकम है। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का 72 लाख करोड़ रुपए है। पनामा देश ने स्वीकार किया, ट्रिनिडॉड ने स्वीकार किया, टोबैगो ने स्वीकार किया, और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो 258 लाख करोड़ है। अब कहानी समझ में आती है कि आजादी के 63 साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लुटकर विदेशों में जमा हो गया, इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का, इसलिए गरीबी है इस देश, इसलिए भूखमरी है इस देश।
अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भुखमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा। अब आजादी के बाद गरीबी भुखमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं। और कैसे कैसे लुटेरे हैं हमारे देश में। एक मधु कोड़ा नाम का व्यक्ति है, झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना और 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। पकड़ा गया तो 5,600 करोड़ लूटा। अब मैं ये सोचकर परेशान हूं कि कोई व्यक्ति 2 साल में अगर 5,600 करोड़ भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री 15-15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में, उन्होंने कितना लूटा हो। बस अंतर इतना है कि मधु कोड़ा का पता चल गया है, बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा। और मधु कोड़ा तो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है, इसके ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, आदि आदि, इनका अंदाजा लगाइए आप। और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं। मैं एक अधिकारी का बताता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी एक अधिकारी पकड़ा गया, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, आईएएस अधिकारी रहा। उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, उसका अभी सारा मामला खुला है। तो उसके घर से 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी उसकी तनख्वाह 77 लाख रुपए बैठती है और 480 करोड़ मिला। और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछताछ में, तो उसने कहा कि ऐसे मेरे 19 घर अभी और हैं। तो मधु कोड़ा एक स्तर का है लूटने वाला, अखंड प्रताप सिंह दूसरे स्तर का है लूटने वाला, और एक तीसरे स्तर पर लूटने वाले हैं। एक नीले रंग की कार खड़ी है 518 नंबर की, गलत रास्ते में है, कृपया निकाल दीजिए ताकि कोई आसानी से निकल जाए। नीले रंग की कार 518 नंबर की, जिसकी भी है प्लीज चले जाए। तो मधु कोड़ा का एक स्तर है लूटने का, अखंड प्रताप सिंह का दूसरा। फिर सरकार कहती है कि ये लूट में तो सब शामिल हैं, 3.5 करोड़ अधिकारी कर्मचारी सब, ऊपर से नीचे तक। आप अगर किसी बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चले जाएं, बिना रिश्वत प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और घर में कोई मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र बिना रिश्वत नहीं बनेगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम आपके रिश्वत से ही होते हैं। तो लूटने में कर्मचारी भी पीछे नहीं है, हर जगह लूट है। और ये क्यों लूट है? क्योंकि ये जो कर्मचारियों का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था, वो लूटने के लिए ही तो खड़ा किया था। वो लूटेगा ही और क्या करेगा। कलेक्टर बनाया उन्होंने लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनाया लूटने के लिए, कमिश्नर बनाया लूटने के लिए। तो आज भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर लूटेंगे ही, और क्या करेंगे। और जब लुटेगा देश तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी। आप तो सोचो ना, 20 लाख करोड़ का 17 लाख करोड़ लुट जाए किसी देश का, वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता, अमीर हो नहीं सकता। ये है हमारे देश का हाल। अब भूतकाल में लुटे हम, वर्तमान में लुट रहे हैं, भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। ये लूट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं। अब हमारे सामने 2 ही विकल्प है। एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने काम किया, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, नाना साहब पेशवा, ऐसे 7,32,780 क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था और उसमें वो कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याय बंद हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा लुटेरे पैदा हो गए इस देश में। मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ही मधु कोड़ा में प्रवेश कर गई।
और मधु कोड़ा ही क्यों, सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की। इसलिए ये अपने देश को लूट रहे हैं और बेशर्मी से लूट रहे हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है अब। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं। यही देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा? चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते हैं और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई। ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या? इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका? और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वाह वाह, मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया?
सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह, क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते। तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू, ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 राधे, और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा, कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता। मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है।
पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है। बहुत तरीके हैं, पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं। तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार हैं, तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है। एक रास्ता भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी है। मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में। और करना क्या है, करना तो एक ही काम है, इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला आ रहा है। और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं, एक भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या का समाधान होगा नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं इस भारत के बारे में। अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूं। क्या सपने हैं? पहला सपना है गरीबी, बेरोजगारी दोनों खत्म हो इस देश से, क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है, भगत सिंह का भी यही था, चंद्रशेखर का यही था, सुभाष चंद्र बोस का यही था। इन सारे क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है ना, तो अपने अपने समय में बहुत सारे लेख लिखे हैं, भाषण दिए। उन भाषणों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आजकल, लेखों को इकट्ठा कर रहा हूं। कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखिरी उद्देश्य है। वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश्य है, आखिरी उद्देश्य है भारत की गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समृद्धि लानी है। सब क्रांतिकारी यही कहते हैं, उनका भी यही सपना है, हमारा भी यही सपना है कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर हो। अब इसको दूर करने के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से आएंगे? तो एक तो रास्ता है कि और ज्यादा टैक्स लगाओ, पैसे लाओ। ज्यादा टैक्स लगा के गरीबी ही आती है, समृद्धि नहीं आती। दुनिया में सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा कि जिस राज्य की प्रजा ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरती है, उस राज्य के लोग भिखारी हो जाते हैं। इसलिए टैक्स तो कम से कम ही होना चाहिए। तो ज्यादा टैक्स लगा के पैसे लाना ये तो मूर्खता का काम है। तो फिर पैसे कहां से लाएं विकास करने के लिए? तो हमने लक्ष्य तय किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं है। इसको वापस लाके विकास करना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है, उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है, व्यक्तिगत संपत्ति, किसी नेता की, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है
किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है, वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये वापस आएगा। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे पास हैं, एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था। यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया, और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है, वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था, वो मैं भूला नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया है अभी 6 महीने पहले, ये जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना, इसकी तरफ से। और मुकदमा हमारा एक ही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया था, तो चारा घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। और इस तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए तो 258 लाख करोड़ को राष्ट्र की संपत्ति वो घोषित कर सकता है। और ये घोषणा होते ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं फैसले को लेकर, और आईसीजे ऑर्डर करे तो दुनिया के 70 देशों की बैंकों को पैसा वो वापस करना पड़ेगा भारत को। इस उम्मीद में मुकदमा लगाया है हमने। 6 महीने हो गए, 6 महीने तक ये मुकदमा स्वीकार नहीं हुआ, बहस होती रही कोर्ट में, और अब स्वीकार हो गया है। कोर्ट ने तैयार मान लिया कि अब ये मुकदमा सुना जाएगा। 6 महीने लगे, और कोर्ट ने अपने को कन्विंस करने के लिए सब तरफ से जानकारी मंगाई। हमने कहा, उतने पे विश्वास नहीं किया कोर्ट ने। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उन्होंने आके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए कि भारत का कितना ब्लैक मनी। फिर और एक संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उनका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उनको बुलाया, उन्होंने दस्तावेज दिए। फिर भारत के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया कोर्ट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, पूछा कि आपको मालूम है विदेशी बैंकों में खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। फिर सीबीआई वालों को बुलाया। जब सब तरफ से कोर्ट कन्विंस हुआ तो कोर्ट ने मुकदमा स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को, और सरकार को पूछा है कि ये 258 लाख करोड़ किस किस का है, जल्दी से कोर्ट को बताया जाए। अब सरकार की हालत थोड़ी खराब है, क्योंकि जिनका पैसा है वो ही सरकार चला रहे। तो सरकार ने कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया है। ये टालम टोल वो थोड़े दिन करने वाले हैं, ये हमें मालूम है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं कभी भी। तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक दिन एक बात कहेंगे कि टालम टोल 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी? फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप तो एक्स पार्टी जजमेंट दे दो, और कोर्ट को ताकत है वो करने की। और हम कोर्ट को कहेंगे ये नहीं बता रहे किसका पैसा है, आप तो ये कह दो जिसका भी पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बात खत्म हो गई। और उम्मीद है कि कोर्ट ये फैसला देगा, और ये फैसला हुआ तो 258 लाख करोड़ वापस आएगा। दूसरा रास्ता है अपने पास, वो ये कि हम संसद में अगले 4 सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, और वो प्रस्ताव ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। बस किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं कहना। 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन बाहर गया है भारत से हवाला के थ्रू, क्योंकि सब हवाला से ही जाता है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद प्रस्ताव को पास करे। अब इस प्रस्ताव को रखेगा तो कोई एक सांसद, और वो हमें मिल ही जाएगा अगले 4 साल में। कोई तो माई का लाल मिलेगा,
ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए। और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तब बहस होगी। बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, खाते उसी के हैं, पैसा उसी का है, और सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद में। आप तो अपने सांसद पे नजर रखना बस, कि आपका सांसद क्या कह रहा है। हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा, टीवी पर बहस आएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है, आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है। आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है, ईमानदार है। अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा। गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए, तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में। और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा, और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, हमें कुछ खोना ही नहीं है, जो है पाना है। तो या तो बेईमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में, और घूम घूम कर कहेंगे कि ऐसे हरामी और बेईमानों को दोबारा चुनकर मत भेजो, जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते, जो देश को अमीर होने ही नहीं देना चाहते, जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश की। तो या तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी, जंग, और वो आखिरी जंग होगी। या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कानून बन गया, तो पैसा आ जाएगा 258 लाख करोड़। तीसरा और रास्ता है अपने पास, हम इस पूरे 258 लाख करोड़ का ब्यौरा लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और दुनिया के 70 देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगवा सकते हैं। अमेरिका ने अभी ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, वहां के भी लूटखोर नेता हैं, उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे। बराक ओबामा ने अभी एक झटके में वो सब ठीक किया। उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में, और वो कानून से पैसा ले आया। स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक ओबामा, और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा। और अमेरिका के 19,780 खाते बंद कराए उसने। तो ये बराक ओबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, भारत को एक बराक ओबामा की तलाश है। अगले 4-5 साल में मिलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। भारत माता वीर विहीन नहीं है, निपूती नहीं है, बांझ नहीं है। जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े बड़े लाल पैदा किए हैं देश की समस्याओं का समाधान करने। आगे भी होगा, इसका विश्वास है हम। और ये काम हम बराक ओबामा की तरफ से भी कर सकते। बराक ओबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कही। हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, अभी मालूम है मनमोहन सिंह अमेरिका गए। बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को ऑफर किया, देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लिए, आपको निकलवाने? ऐसे ही बोला उसने, आपको निकलवाने, मैं मदद करता हूं आपकी। तो मनमोहन सिंह की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, ना हां कहा ना कहा। फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूं सीरियसली इस काम में, और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से मैं वो बताना चाहता हूं, आप ऐसे निकालो। अब मनमोहन सिंह चुपचाप लौट आए, क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है, बात ही नहीं करते वो। तो बराक ओबामा तैयार है, वो कहता है मैं मदद करूंगा भारत की। क्यों? वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है, भारत महान देश है, ये वो बोलता है। और भारत की महानता जब वो गिनाता है ना, तो सबसे पहले कहता भारत बजरंगबली का देश है, हनुमान जी का देश। और वो हनुमान जी का भगत है बराक ओबामा। उसने मंदिर बनाया, मालूम है, आधा ईसाई आधा मुसलमान बराक ओबामा हनुमान जी की पूजा कर रहा। जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उसने बजरंगबली का मंदिर बनाया, जयपुर से मूर्ति मंगाई थी, स्थापित कराई। और पहला राष्ट्रपति है अमेरिका में जिसने दिवाली मनाई अभी। हाँ, दिवाली को हनुमान जी की पूजा होती है ना, उसने की वहां, पंडित जी को बुलाया उसने,
और वो कहता भारत महान देश है क्योंकि महात्मा गांधी का देश है। वो महात्मा गांधी को गुरु मानता है अपना। उसके घर में एक ही फोटो है, वो महात्मा गांधी की। वो कहता है इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। अब भारत सरकार ही तैयार नहीं है मदद लेने के लिए। तो ये अपने पास और एक रास्ता है। तो अपने पास 4 रास्ते हैं। एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवल फोर्स है, छोटा सा देश है। हाँ, जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है, उतनी तो स्विट्जरलैंड पूरे देश में नहीं। मैं तो मजाक में कभी कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी, माफ करना ये कहने के लिए, इकट्ठे होकर पेशाब कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना पिद्दी सा देश है। 2 घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। पुलिस उनके पास है नहीं, आर्मी है नहीं, थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे। अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है, अफगानिस्तान का ध्यान है, वो आपका भी हाल हो सकता है। तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, 1 मिनट नहीं लगा। तो अपने पास 4 रास्ते हैं। पहले तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे। कानून से वो पैसा लाएंगे, क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है, तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे और भविष्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे। पहला कानून बनाएंगे, पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो 258 लाख करोड़ आएगा। दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा, बहस नहीं करनी है अदालत में। और तीसरा काम हमें क्या करना है, ये पैसे लाने हैं विदेशों से 258 लाख करोड़, तो इसमें 50 लाख करोड़ खर्च करना है तुरंत गांव के विकास के लिए। भारत के गांव में उद्योग नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। गांव में पैसा लगाना है। और हमने हिसाब निकाला, 50 लाख करोड़ भारत के 6,38,365 गांवों में इन्वेस्ट करना है। कैसे? एक तो उद्योगों में 100 उद्योग हर गांव में हम लगा सकते हैं। कपास होती है 4 लाख गांवों में, हर गांव में कपास होती है तो खादी बनाने का काम हो सकता है, सूत बना सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, खादी बन सकता है। 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। लगभग भारत के 4 लाख गांवों में गन्ना होता है। जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं। चीनी तो नहीं बनवानी, गुड़ बनवाना है। और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार हैं, मिलता नहीं किसी को। आप पूछोगे क्यों? चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती। चीनी माने जहर। दुनिया को समझ में आ गया, डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं। आप आधा किलो खाना खाओ और 50 ग्राम चीनी खा लो पीछे से, 50 ग्राम तो छोड़ दो, 1 चम्मच खा लो। आधा किलो खाने पर 1 चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती। चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो। ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वो जहर का पुलिंदा है। हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है। फालतू में क्यों दिमाग खराब करें? हम तो गुड़ बनवाएंगे और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है, और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं। गन्ना पैदा करें बिना यूरिया, बिना डीएपी, उस गन्ने से गुड़ बनाएं। अभी ग्राहक तैयार हैं 150 रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया में। ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में, वो सब गुड़ चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश, वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं। चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं।
गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो वो गुड़ मांग रहे हैं। हम 4 लाख गांव में गुड़ बनवा सकते हैं, खुद भी खाएंगे, दुनिया को खिलाएंगे, और इस काम में कम से कम 1.5-2 करोड़ किसानों को काम मिलेगा। फिर भारत के 2.5 लाख गांव हैं, वहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा सब खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता, तो गेहूं का आटा गांव में बनेगा, शहर में बिकेगा। गेहूं 11 रुपए किलो है, आटा 26 रुपए किलो बिकेगा, तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे, गांव गांव बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की में आटा बनेगा। ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना, इसी की पौष्टिकता है। तेजी से जो मशीन में आटा पिसता है वो कुछ भी दम वाला नहीं है, इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे। और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था, हम बीमार नहीं पड़े जल्दी। अब चक्की का आटा है, गड़बड़ी यहां पर है। और ऐसे ही भारत के 2.5-3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा। 1 लाख गांव में आलू है, आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं, चिप्स 480 रुपए किलो बिकता, आलू 10 रुपए किलो बिकता है। 1 लाख गांव में टमाटर होता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है, सॉस 200 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 10 रुपए किलो। तो किसानों को हम समझाएंगे वैल्यू एडिशन करो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो, बस इतनी सी बात समझानी है किसान। कपास मत बेचो, कपास से सूत बना के, कपड़ा बना के बेचो। कपास बिक जाता 12 रुपए किलो, और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक। और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है बस, और क्या करना। और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे। अभी हमारे 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं। थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो गांव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे। और इस पूरे गांव में 100-100 उद्योग के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना है बस। और हर गांव में बिजली देनी है तो 4 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में सड़क देनी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो 8 लाख करोड़ खर्च होगा, हर खेत को पानी देना है किसान के लिए तो 10 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर सारा खर्चा मिला दें तो 58 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होता, और सारे गांव खड़े हो जाएंगे। अब 58 लाख करोड़ खर्च करके गांव खड़े हो गए तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म। क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला, 6,38,365 गांवों में 100-100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा। तो सारी बेकारी खत्म, बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म। फिर क्या करें, 200 लाख करोड़ बच गया, उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से, तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है। और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में, सारे टैक्स खत्म कर सकते, क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की। फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग। हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा। फिर सीएसटी खत्म करेंगे, फिर वैल्यू एडेड टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी इससे। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे। अभी डर के मारे चुप बैठे। तो टैक्स सिस्टम खत्म करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, पैसे बाजार में ज्यादा घूमेंगे, हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं, हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे। तो ये योजना है अपनी। और टैक्स खत्म हुए तो महंगाई सबसे पहले खत्म, हर चीज सस्ती होगी। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूं। सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी मिलता है 54 रुपए का।
सारे टैक्स खत्म कर दें तो 1 लीटर डीजल मिलेगा 7 रुपए 80 पैसे का, जो अभी मिलता है 38 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, जो अभी है 400 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का एक पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए 1 किलो लोहा मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी है 50 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो 20 लाख रुपए में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा। सारे टैक्स खत्म हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकट सिर्फ 7,000 रुपए में आ जाएगा अमेरिका का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना हो तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी, जो अभी 5 लाख में भी नहीं होती। सारे टैक्स खत्म करें, किसी को एमबीबीएस और एमडी कराना हो तो 2 लाख में हो जाएगा, जो अभी 20 लाख में भी नहीं होता। हर चीज सस्ती, और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलो में मिलेगा, जो अभी 7 रुपए किलो का है। 1 लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 रुपए में आप खरीदते हैं, ये 1.5 रुपए में हो जाएगी। एक साबुन जो आप खरीदते हैं ना 15 रुपए का, टैक्स खत्म करते ही ये 3.25 साढ़े 3 के आसपास हो जाएगा। 1 किलो वॉशिंग पाउडर जो आप 60-70 में खरीदते हैं, टैक्स खत्म होते ही 19 रुपए का हो जाएगा। सब महंगाई सस्ती माने खत्म, चीजें सस्ती। और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए। और सीधी सी बात है, टैक्स जितने कम होंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की, सीधी सी बात है। तो आमदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का, सही रास्ता यही है। अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए, हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुलकर आगे आएंगे। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 258 लाख करोड़ जो विदेशों से लाना है, इसको रुपए में नहीं लाएंगे, डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे, सोने में लाएंगे। क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महासागर था, फिर सोने का ही महासागर बनाना है, तो ये पैसा सोने में लाएंगे। परिणाम जानते हैं क्या होगा? अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में डिवैल्यूएशन हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा रुपए आ गए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी गिरेगी, डिवैल्यू हो जाएगा। तो अभी 50 रुपए डॉलर है, फिर 100 रुपए हो सकता है। ये खतरा नहीं उठाना है और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको, हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्व बैंक में रख देंगे। और हमारे देश का रूल है, जितना सोना रिजर्व बैंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हैं हम। जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे, खर्च करेंगे फिर छापेंगे, फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे, ऐसे करके इस पैसे का उपयोग करेंगे। इसका अल्टीमेट रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे, डॉलर की कीमत गिरेगी और एक झटका ऐसा आएगा कि 1 रुपया 1 डॉलर हो सकता है। और जिस दिन 1 रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी एक ही झटके में, और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो 50 गुने कम हो जाएंगे एक झटके में। तो आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस होगा हमारे पास। और वो सरप्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पछाड़ सकता है ना अमेरिका। हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में यह आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और 1 रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा। ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं जब तक डॉलर 50 रुपए का है। डॉलर 1 रुपए हुआ, ये सब वापस अपने वतन को लौटेंगे और उनकी अकल देश के काम में लगेगी। अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेचकर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी। और 1-2 भारतवासी नहीं है, 2 करोड़ हैं जो बाहर हैं। कुछ एनआरआईज हैं
कुछ पीआईओज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन, इन 2 करोड़ों को लाना है, क्योंकि इनकी अकल बड़ी जबरदस्त है। इनमें से कुछ भारतवासियों को मैंने गल्फ देशों में देखा जो 1970 में गए और उनकी अकल लगा के नखलिस्तान बना दिया पूरे गल्फ को। 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले, ये भारत के इंजीनियर गए, तेल निकाल दिया वहां से और तेल की सारी दुनिया के बादशाह हो गए। तो उन्हीं इंजीनियरों को वापस लाएंगे। ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको, यूरोप से लेके आएंगे। अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपनी हवा, अपनी खुशबू सबको पसंद आती है, लेकिन माहौल हो वापस आने का, हम बुलाएंगे उनको। टैक्स हटेंगे, वो सब आमदनी लेके भारत में आएंगे और भारत में बेईमानी, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहां आकर रहना भी उनको आसान होगा। तो ऐसा भारत बनाना है जिसमें सब भारतवासी लगे, गरीबी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, हर तरह की समस्या का समाधान हम भारतवासी ही मिलके करेंगे। कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। हमें अपनी अकल लगा के अपनी समस्याओं को हल करना है और उसके लिए हम सक्षम हैं। बस हम में एक ही कमी है, आत्मविश्वास की और संकल्प की। बाकी हम कुछ भी कर सकते। तो हम में आत्मविश्वास आए, संकल्प पैदा हो, इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगिए। ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है परम पूजनीय स्वामी रामदेव। हमारे देश में जिन आंदोलनों ने सन्यासियों को नेतृत्व दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए। मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है, संकल्प पूरा हुआ है। मैं 2 उदाहरण तो देता हूं। एक थे सन्यासी समर्थ गुरु रामदास, महाराष्ट्र में। उन्होंने संकल्प किया था कि औरंगजेब की सत्ता का नाश करना, क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। समर्थ गुरु ने संकल्प लिया कि औरंगजेब को खत्म होना ही चाहिए। तो भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा कर दिया इसलिए। और आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया 1707 में औरंगजेब, खत्म हो गया साम्राज्य उसका। ऐसे एक सन्यासी हुए लातूर में, लातूर यहां के नजदीक है महाराष्ट्र में, स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने एक संकल्प लिया था, हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान, रियासत तो यहीं रहेगी। और स्वामी राम तीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि 258 लाख करोड़ का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना है और देश को गरीबी, भुखमरी, बेकारी से मुक्त कराना है। अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने मेरे जैसे 2,40,000 योग शिक्षकों को भेज दिया और 11 लाख और आने वाले हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि ये काम होने ही वाला है। तो आप भी लग जाइए इस काम को पूरा करने में, काम तो होने वाला है। आप लग जाएंगे, थोड़ा जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा। हाँ, आप गलतफहमी में मत रहना, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। आप लग गए तो जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा, क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में होने वाला तो है ये। आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश। और आप अगर नहीं लगेंगे, जिंदगी भर अफसोस होगा आपको। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे
कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभियान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे। उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो, इसलिए मैंने न्योता दिया है कि आप भी आ जाओ। इसमें काम तो होने ही वाला है, आप लग जाओगे, थोड़ा जल्दी होगा। आप आएंगे कैसे इस अभियान में? सबसे पहली जो एंट्री होती है वो मेंबर बन के होती है। आप हमारे मेंबर हो जाओ, पहला प्रवेश आपका इसमें हो जाए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो आप ले लो। हमारे भारत स्वाभिमान के ये पदाधिकारी आपको फॉर्म दे देंगे। बाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है, वो आप भर दो। फॉर्म जमा करते समय 51 रुपए दान दे देना इस अभियान के लिए, वो भी आपसे ही चाहिए। गांव में रहने वाले किसानों से 11 रुपए लेते हैं हम, शहर में रहने वालों से 51 रुपए। अगर ज्यादा क्षमता है तो कितना भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप जो दान दोगे उसी से हमें लड़ाई लड़नी है। हमने संकल्प लिया है कि किसी भी बेईमान आदमी से करोड़ों रुपए नहीं लेंगे। अगर किसी से हम 10 करोड़ ले लें, उससे अच्छा है कि हम 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए ले लें। क्योंकि जो एक आदमी 10 करोड़ देगा वो अपनी धुन बजवाएगा, और उसकी धुन पे हम नाचेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है, हमें ऐसे लोगों की धुन नहीं बजानी। 10 करोड़ 20 करोड़ लेना ही नहीं, हमें तो 10 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए लेने, 20 करोड़ लोगों से 2-2 5-5 रुपए लेने। इसलिए पूरे देश में हम लोग निकले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके कोष बनाना और एक एक व्यक्ति को अभियान में जोड़कर उसका मेंबर बनाना। 5 करोड़ मेंबर हमें चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेताओं की कुल संख्या 4 करोड़ है। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम, सब मिलाकर 4 करोड़ है। हमें 5 करोड़ चाहिए, उनसे बड़ी रेखा हमें खींचनी है। तो ये सारे नेता हमारे सामने सरेंडर करेंगे, और इनका सरेंडर करा के इनके ही मुंह से कबूलवाना है कि मैं इतना रुपया देश के लिए करता हूं न्योछावर, मैंने लूटा, अब ये मैं देश को दे रहा हूं। वो दिन इस देश में लाना है, और नहीं करेंगे तो इन सबको बिजली के तारों से उल्टा लटकाना, नीचे आग जलानी है और मिर्ची का पाउडर उसमें झोंकना है, फिर करेंगे ये। या तो ईमानदारी से कहेंगे मैंने लूटा है, ये देश का पैसा है, मेरे से गलती हुई, तो देश उनको माफ करेगा। नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। दुनिया के 56 देशों में कानून है, भ्रष्टाचार की सजा मृत्यु दंड, हमारे यहां भी बनेगा वही कानून। तो ये लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए। आप एक एक व्यक्ति भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, और इसी ताकत से हम ये लड़ाई को 4 साल में पूरा करना चाहते हैं। तो आप हमारे मेंबर बने, अभियान में शामिल हों, और व्यक्तिगत जीवन में थोड़े कुछ आप सुधार करें। जैसे अभी हमें दर्द है कि नेता विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बाधित होती है। तो आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो। माने विदेशी कंपनियों की वस्तुएं ना खरीदें। कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, पेप्सी कोला, कोका कोला, हिंदुस्तान लीवर, इन सब कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करें। आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कंपनियों का है? उसके लिए एक पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन, बाहर रखी है, आप ले जाइए, उसमें पूरी लिस्ट है क्या सामान विदेशी क्या स्वदेशी। हमेशा स्वदेशी खरीदें। दूसरा निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, जैसे सूती कपड़े ज्यादा पहने, खादी के कपड़े ज्यादा पहने, ताकि किसानों को कपास का अच्छे से अच्छा भाव मिले। अभी देश में 1% खादी बिकती है, 15 लाख लोगों को काम मिला है उससे। अगर 100% खादी बिके, 15 करोड़ लोगों को काम मिल सकता है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा संभावना है खादी के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा कपास अभी आंध्र प्रदेश में ही होता है, और सबसे ज्यादा कपास भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो इस आंध्र प्रदेश के किसानों के प्रति अगर आपके दिल में थोड़ा भी प्रेम है, तो इनका बनाया हुआ सूती कपड़ा जो कपास से बनता है, खादी कपड़ा आप खरीदें। खादी मिलती है आंध्र प्रदेश में, हर जगह मिलती है, आप अपने जीवन में उसको लाएं। साल में 10 मीटर भी खादी खरीदेंगे तो करोड़ों लोगों को काम मिलेगा। अभी नमूने के लिए आप चाहें तो बाहर एक खादी का स्टॉल लगाए,
वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया। वो खादी महात्मा गांधी के गांव में बनती है, सेवाग्राम में, वहां से लेके आए हैं। आप चाहें तो 2-2, 5-5 मीटर ले जाइए। वो खादी में हजारों लोग लगे हैं रोजगार की दृष्टि से। आप खरीदेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उनको उत्साह बढ़ेगा। और हम चाहते हैं गांव गांव ये काम शुरू हो जाए, ताकि हर व्यक्ति जो गांव में रहता है खाली समय में चरखा चला ले, सूत बना ले, उसी से जीवन चल जाए उसका। तो आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, खादी ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और बन सके तो जीवन को ज्यादा से ज्यादा भारतीयता की तरफ, स्वदेशी की तरफ लाएं, तो ये देश और महान बनेगा। एक तरफ व्यवस्था में सुधार करना है, दूसरी तरफ अपने में भी सुधार करना है। हमारी भी कुछ आदतें बहुत खराब हुई हैं। हर समय हमको इंपोर्टेड चीज चाहिए। क्यों चाहिए? जब सब चीजें भारत में बनती हैं तो इंपोर्टेड की जरूरत क्या? हम अपने में भी सुधार करें और देश के तंत्र में भी सुधार करें। दोनों स्तर पर यह काम होगा। यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने बड़े धीरज से मुझे सुना, और भी दूसरे लोगों को अगर आप ये बातें सुनाएंगे तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। जो बातें मेरी आपको बहुत अच्छी लगी हों, उन्हें तुरंत बाहर जाकर लोगों से कहना, और जो बातें आपको मेरी खराब लगी हों, उनको यहीं छोड़कर चले जाना। मैंने आपका थोड़ा समय बहुत लिया, 3.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूं, आप यहां बैठे हैं। मैं आपको हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं, और किसी के कुछ सवाल हों तो मैं यहां पर हूं, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गौ माता के लिए अगर कुछ कर सकते हैं भारत में इस समय, कत्ल खाने बंद कराने का एक ही तरीका है, अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल दो। और वो कानून बदलने के लिए, कानून बदलने के लिए संसद में ऐसे लोगों को पहुंचा दो जिनको सत्ता की परवाह ना हो, कुर्सी की परवाह ना हो, गाय की परवाह हो। क्योंकि झगड़ा आता है सत्ता और कुर्सी और गाय का। एक बार सत्ता आई ऐसे लोगों के हाथों में जो कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए गाय को कटने दिया। तो ऐसे लोगों को पहुंचा दो संसद में, कानून बदल जाएगा, 2 मिनट का काम है। केंद्र स्तर पर कानून बन जाए गाय के कत्ल को रोकने का, तो सारे कत्ल खाने बंद करना आसान है। और सिर्फ गाय का ही कत्ल नहीं, सभी जानवरों के कत्ल को रोकने का कानून केंद्र स्तर पर बन सकता है, क्योंकि हर जानवर हमारे लिए उपयोगी है। कोई भी जानवर बेकार नहीं है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जानवरों को शायद हमारी जरूरत इतनी नहीं है, हमको जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी जिंदगी रहे तो हमारी जिंदगी चले, इसलिए जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा, और उसके लिए भी कानून बदलना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।